Hello guys, welcome to the YouTube channel of Cam Academy. Today we are going to discuss the solution of your previous JAM examination. क्वेश्चन जरा देखना, द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल जो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड हाई स्पिन ड्यू टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और हाई स्पिन कब हो सकती है ये आपसे पूछा गया है. ओके सो जरा ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें जब देखने को मिलती है जब मेरे जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस अलोंग द एक्सिस अप्रोच ना करके जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करे. राइट, इफ द लिगेंड अप्रोचेस इन बिटवीन द एक्सिस देन आई विल हैव द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देयर आर 4 लिगेंड अप्रोचिंग. राइट बिल्कुल आप इजीली देख सकते हो, 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे और इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे. और डी में मेरे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं. कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? जहां आपको क्या देखने को मिलता है, 3 ऑर्बिटल तो ऐसे होते हैं. फॉर एग्जांपल DXY, DYZ एंड DZX. ये 3 ऑर्बिटल होते हैं जो कि लाई करते हैं, जिनके ऑर्बिटल इन बिटवीन द कोरस्पोंडिंग एक्सिस. जैसे DXY की बात करूंगा तो X एक्सिस और Y एक्सिस के बीचों बीच इनके ऑर्बिटल लाई करेंगे. और अगर यहां से अप्रोच करेगा तो नेगेटिव चार्ज कैरिंग ऑर्बिटल और नेगेटिव चार्ज कैरिंग लिगेंड के बीच में होगा रिपल्शन, जिनकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. क्या होगी? बढ़ जाएगी. पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्योंकि इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो अलोंग द एक्सिस वाले जो डी ऑर्बिटल होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास dx² माइनस y² की बात कर लूं, या फिर मैं dz² की बात कर लूं, इनको उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलता जितना कि मिलता जरूर है, बट अलोंग द एक्सिस बिल्कुल सामने से आएगा तो ज्यादा रिपल्शन मिलेगा किनको, इन बिटवीन द एक्सिस वाले को. और यहां क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा जरूर पर उतना ज्यादा नहीं जितना इन ऑर्बिटल्स को मिलता है, जिसकी वजह से मेरा डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाता है. इनिशियली 5 यहां हमें ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं 3 ऐसे ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी हाई हो, मोर हायर एनर्जी आपको देखने को मिले, और 2 ऐसे ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी क्या हो, इनके कंपैरेटिवली लो हो. इस एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं? डेल से डिनोट करते हैं. ठीक है, इससे क्या बोलते हैं? डेल से डिनोट करते हैं. राइट, आपसे हाई स्पिन की बात की गई है कि हाई स्पिन कब बनेगा. अब देखना हाई स्पिन का खेल क्या है. इनिशियली आपको पता है जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो लोअर एनर्जी में ही भरा जाएगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है तो पहले हाफ फील्ड होंगे. आप लोगों को ये इजी सी बात मालूम है. अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं. क्या चॉइसेस हैं? थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आए या तो मैं उसे ऊपर वाले ऑर्बिटल में भर दूं तीसरे इलेक्ट्रॉन को, या फिर मैं यहां पे क्या करा दूं, पेयरिंग करा दूं. पेयरिंग कराऊंगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, घटेंगे. पहले 2 थे, तीसरा आते ही क्या हुआ, 1 घट गया, 1 रह गया है. अनपेयर्ड सिस्टम में यानी जब ऊपर इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 3. यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड उतना ही ज्यादा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा. उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहूंगा. यहां आपसे हाई स्पिन के बारे में ही पूछा गया था. यहां आपसे किसके बारे में पूछा गया था? हाई स्पिन के बारे में. अब यहां 2 किस्म की एनर्जी आप लोग देखोगे. कौन कौन सी एनर्जी देखोगे? देखो, एक तो ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे कलर से आप देख लीजिए, ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात कर रहा है. क्या बात कर रहा है? या 2 सिनेरियोज हैं, या तो ये हायर एनर्जी में मैं फिल करूं, या फिर क्या करूं, इसका पेयरिंग करा दूं. पेयरिंग कराऊंगा तो पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व होगी. आप लोगों को मालूम है कि पेयरिंग एनर्जी P से मैं रिप्रेजेंट करता हूं और वो इन्वॉल्व होगी. और अगर ये ऊपर की वाले एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स में जाता है तो वहां पेयरिंग का कंसेप्ट नहीं है. वहां उसे क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी गैप को पार करना पड़ेगा. अब देखना जरा ध्यान से, दोनों तरफ उसको एनर्जी गैप का पार करना है. एक तरफ पेयरिंग की एनर्जी पार करनी है, एक तरफ ये डेल की वैल्यू पार करनी है. जो वैल्यू कम होगी उस तरफ ये जाएगा इलेक्ट्रॉन. देखना कैसे, अगर जो गैप इन दीज ऑर्बिटल, या फिर मैं कहूं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है, ये डेल की वैल्यू जो है वो हो ज्यादा एज कंपेयर टू पेयरिंग पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा, लोअर एनर्जी रूट को फॉलो करेगा. लेकिन अगर जो डेल की वैल्यू हो कम,
कम पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर एनर्जी रूट को फॉलो करता हुआ हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा। और ऐसा ही मुझे देखने को मिलता है, यानी जब डेल टेट्राहेड्रल पी यानी पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तो मुझे हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। यही सारा का सारा खेल हम लोगों को करना था, राइट, ओके। For high spin, right? For high spin, del T must be less than pairing energy, और ये आपको B ऑप्शन में नजर आता है। B will be your correct option. B will be your correct option, right? B will be your correct option. यहाँ से आपका B ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर एसिडिटी ऑफ SbF5HSO3F सिस्टम इज। सुपर एसिडिटी किस वजह से आपको देखने को मिलती है इस सिस्टम की? वाई इट बिहेव एज अ सुपर एसिड, राइट? जरा ध्यान से देखना, सुपर एसिडिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। ये जो स्पीसी है ये जनरली कैसे हम बना रहे हैं, देखना, SbF5 को HSO3F से रिएक्ट कराया। जैसे ही रिएक्ट कराया हमें क्या देखने को मिला, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ SbF5SO3F नेगेटिव, right, and there will be formation of H2 positive SO3F, H2 positive SO3F. Now this H2 positive SO3F will again interact with SbF5 and liberating H positive. Now due to this liberation, देखना जरा ध्यान से, जो मेरा H पॉजिटिव लिबरेट हुआ है, दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय SbF5, राइट? और ये एसिडिटी क्यों है, क्यों इतना ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि देखना कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा एसिडिक होता है कैसे डिपेंड करते हैं, वो हम क्या बताते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव एसिड HB, सो जब एसिड मैं बताऊंगा कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम, तो जरा देखना इस B नेगेटिव स्पीसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जनरली B नेगेटिव स्पीसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या रोल रहता है? अगर जो ये बहुत स्टेबल है, अगर जो ये सिस्टम बहुत स्टेबल है तो H नेगेटिव बड़े ही आराम से निकल जाएगा। अब देखना इस स्पीसी में, इस स्पीसी का बनना, फर्स्ट इंटरेक्शन जो हुई है वहां से इस स्पीसी का ही बनना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। ये सिस्टम आपको दिया था, आपने रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराते ही आपको क्या देखने को मिला, SbF5.SO3F नेगेटिव प्लस H2SO3F आपको बनता हुआ नजर आया। ये इजीली हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है SbF5 की प्रेजेंस में। SbF5 तो सिस्टम में है ही हमारे पास। करने के बाद जो बचा हुआ स्पीसी है वो हाईली स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SbF5। अगर जो ये लिविंग सिस्टम जो भी निकला है मेरे एसिड में, H पॉजिटिव निकलने के साथ साथ जो बचा है काउंटर आयन, वो हाईली स्टेबल होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसी एसिड्स बहुत जल्दी H पॉजिटिव लिबरेट कर देती हैं, काफी ज्यादा उनका एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। सेम क्योंकि यहां H पॉजिटिव निकलने के बाद रिमेनिंग सिस्टम काफी ज्यादा स्टेबल है, क्वाइट स्टेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू द formation of this species between the interaction of SbF5 and HSO3F, we are seeing some super acidic behavior। यानी कौन सा स्पीसी रिस्पॉन्सिबल है, विच स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल, ये आपको ऑप्शन डी में नजर आ जाएगा। यानी H2SO3F पॉजिटिव इज द स्पीसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर एसिडिटी ऑफ SbF5HSO3F सिस्टम। ध्यान से इस चीज को समझ लेना, बिल्कुल बेसिक सा था मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ CF2 इज 3.2 इंटू 10⁻⁻11। ये आपको दे दिया गया है, आपसे उन्होंने सोल्युबिलिटी पूछी है सेम टेम्परेचर पे सेम सॉल्ट की। तो अब जरा देखना, सॉल्ट को डिसोसिएट कर लीजिए, CaF2 क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव देगा। इनिशियली अगर X मोल ऑफ CaF2 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी 0 होगी, और आफ्टर सम टाइम अगर S मोल डिसोसिएट हुए हैं तो क्या देखने को मिलेगा, Ca2 पॉजिटिव S बनेंगे, जबकि क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग है तो ये कितना बनेगा, 2S बन जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक। अब आप लोगों को मालूम है कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सोलवेंट में, वही सोल्युबिलिटी हम लोग बोलते हैं, यानी कंसंट्रेशन की टर्म में ही बताई जाती है। तो यहां से मेरे पास KSP का रिलेशनशिप आ जाएगा सोल्युबिलिटी के साथ। क्या लिखूंगा, KSP विल बी इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाय 2S का स्क्वायर। यस, आई कैन सिंपली राइट इट एज दिस। मुझे सोल्युबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, KSP की वैल्यू मुझे गिवन है, मैं बस इस
इक्वेशन को रीअरेंज करके सोल्व कर लूंगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻⁴ के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? डी ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ वो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे करेक्ट बल्कि यही एक इकलौता करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे दिया गया है द कॉम्प्लेक्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट। ना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट का एक बिल्कुल बेसिक सा प्रिंसिपल है कि वही इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टू द ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि किन्हीं ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट हों जो आपस में सिंपल रोटेशन द्वारा इंटर कन्वर्ट किए जा सकें। जैसे कि, और ऊपर से ऑर्बिटल होने चाहिए नॉट प्रॉपरली फिल्ड, मींस इम्पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्बिटल होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट मैंने कहा। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो जो कि ऑन सिंपल रोटेशन दोज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, orbitals which on simple rotation can be interconverted। अब देखना जरा ध्यान से, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करता हूं, मेरे पास 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं जो आपस में देखना Eg 2 ऑर्बिटल आपस में सेम एनर्जी, डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल। T2G 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी, डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल। 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं Eg एंड T2G। अब देखना जरा ध्यान से, Eg में मेरे पास क्या क्या है? dx² - y² है और dz² है। ये किसी भी बाय एनी मीन ऑफ रोटेशंस दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। जबकि T2G में मुझे क्या देखने को मिलता है? dxy देखने को मिलता है, dxy देखने को मिलता है, dyz देखने को मिलता है, dyz देखने को मिलता है। 90 डिग्री का सिंपल रोटेशन करने पे, 90 डिग्री का सिंपल रोटेशन करने पे आप एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। जब ये ऑर्बिटल इम्प्रॉपरली फिल्ड हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। ये सिंपल बेसिक थ्योरी है। ऐसे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं पहले एग्जांपल की बात करता हूं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 आप फिल कीजिए। T2G, यस ये इंटर कन्वर्टेबल है लेकिन कंप्लीट तरीके से भरे हुए हैं, कोई इम्प्रॉपर फुलफिलमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरे गए हैं, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो सब खाली या सब में एक या सब में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या बोलूंगा कि प्रॉपर तरीके से भर दिया गया है, इम्पार्शियल फुलफिलमेंट नहीं है। जबकि आप देखिए बी एग्जाम्पल के अंदर, यानी कोबाल्ट वाले केस में आपको D7 देखने को मिलेगा। D7 जब आप फिल करोगे तो कोई एक T2G में आपको वैकेंसी नजर आएगी, बाकी 2 पूरी तरीके से भरे हुए होंगे यानी प्रॉपरली फिल्ड होंगे, पर एक प्रॉपरली फिल्ड नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, इन सभी एग्जांपल्स में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 निकाल लोगे, आपके लिए बड़ा इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना और उन्हें भरना, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पर जरा ध्यान से देखना, अनसिमेट्रिकल फिलिंग जो है किसकी? T2G की होनी चाहिए। जब भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल बी में देखने को मिलती है, D7 के केस में देखने को मिलती है। इसीलिए क्या बोलूंगा कि D7 वाला जो है वो क्या दिखाएगा? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू इट्स ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट आपको शो करेगा। तो बी आपका यहां से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, वही ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो जो ऑन सिंपल रोटेशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर दिए जाएं और जिनकी एनर्जी बराबर हो। T2G में तीनों की एनर्जी बराबर है, ऑन रोटेशन ऑफ 90 डिग्री दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स if unsymmetrically filled in these orbitals will show you orbital contribution to their overall magnetic movement. That is the whole idea behind this question. Okay, next question की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है given that the
expected spin only magnetic moment for ET4n whole twice NiCl4 is 2.83 μb. The total number of unpaired electron in the complexes. आप वैसे कॉम्प्लेक्स से भी बता सकते हो इजीली, या फिर आपको वैल्यू दे दी थी मैग्नेटिक मूवमेंट की, आप इस फॉर्मूला से भी बता सकते थे, n × n+2 अंडर रूट होल अंडर रूट, आप वहां से भी बता सकते थे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। NiCl4 वेल नोन, आप लोग बता सकते हो NiCl4 2 नेगेटिव वेल नोन कॉम्प्लेक्स है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, और आपको पता है टेट्राहेड्रल तरीके से स्प्लिट होंगे, टेट्राहेड्रल फील्ड से स्प्लिट होंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां नजर आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आयनिक रेडियस दे दी है CS2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन की रिस्पेक्टिवली। CS2 पॉजिटिव की 181 पिकोमीटर है, Cl नेगेटिव की 167 पिकोमीटर है। बॉन्ड एक्सपोनेंशियल दे दिया गया है आपको, बॉन्ड एक्सपोनेंशियल फॉर He, Ne, Ar, Kr, Xg कॉन्फ़िगरेशन are 5, 7, 9, 10 and 12 respectively. The value of A and E square over 4 pi epsilon naught, इसकी वैल्यू भी आपको दे दी गई है, कितनी दी है 2.45 into 10 raised to the power -4 आपको वैल्यू दे दी गई है। आपसे लैटिस एनर्जी पूछ ली थी, किसकी लैटिस एनर्जी, CsCl सिस्टम की अकॉर्डिंग टू बॉर्न-लिंडे इक्वेशन इज। नाउ बॉर्न-लिंडे इक्वेशन आपको मालूम है क्या होती है, n नोड A Z पॉजिटिव Z नेगेटिव E स्क्वायर over 4 pi epsilon node R node multiplied by 1 minus 1 by n, राइट, 1 minus 1 by n। सो अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, आपको यहां से कौन कौन सी वैल्यूज, n की वैल्यू निकालने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज का यूज करना है। देखना बॉर्न एक्सपोनेंशियल आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए दे दिया गया है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। एक तो आपके पास Cl है, एक आपके पास Cs है। Cl और Cs के नियर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किसके जैसी होगी, वहां से आपको वैल्यू निकालनी थी। आप इजीली बता सकते हो 12 और 9 के बराबर होगी, 12 एंड 9 के बराबर होगी, या फिर आप कह सकते हैं 9 एंड 12 के बराबर होगी। ओके, सो आप इजीली जैसे ही ये देख लोगे 9 एंड 12 Cl और Cs के लिए रिस्पेक्टिवली, तो आप क्या करोगे, दोनों को सम करके एवरेज कर लीजिए, आपके पास n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। दैट विल बी 10.5, दैट विल बी 10.5। आर नोड यानी कोवलेंट रेडियस आप कैसे निकाल सकते हो, आपको रेडियसेस आयनिक रेडियस दिए हैं, बस इनको सिंपल सम करना था, आपको आर नोड की वैल्यू भी पता चल जाएगी। यानी आपके पास n है, आपके पास आर नोड है। Z पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन कितना लोगे जी, +2। Z नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन कितना लोगे जी, -1 के बराबर आप ले लोगे। NaE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोड की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 2.45 इंटू 10⁻⁻⁴। आर नोड आपने अभी अभी निकाला, n निकाला, बस इसमें ये वैल्यूज को आपको पुट करना था, सिंपली आपके पास लैटिस एनर्जी निकल करके आ जाएगी। दैट वाज इट, इतना आसान सा क्वेश्चन था। बस कंफ्यूजन के लिए इन्होंने क्या किया कि सभी नोबल गैसेस के लिए बॉर्न एक्सपोनेंशियल की वैल्यू दे दी, आपको कौन सी यूज करनी थी, आपको अपनी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो Cl नेगेटिव और Cs पॉजिटिव अटेन करते हैं आफ्टर एक्वायरिंग चार्ज, कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं, उनके लिए एक्सपोनेंशियल वैल्यूज का एवरेज लेना था बस। और इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा ट्रिकी नहीं था, आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हो। आप इजीली इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका 636 टू -637 की रेंज में आ जाएगा। दैट्स इट, आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है ऑफ Fe, देखना, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe+3 Fe+2 एंड Fe+2 Fe कॉम्प्लेक्सेस आर 0.7 एंड -0.44। दोनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, दोनों का आपको क्या दे दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। और आपसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया है Fe+3 से, डायरेक्ट अगर आप Fe पे जाते हो तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा। अब देखना जरा आपको दिया क्या क्या है, पहले तो वो उस पे इंपॉर्टेंट बात पे बात कर लेता हूं। फर्स्ट रिएक्शन दी है कि Fe+3 अगर Fe+2 में जाता है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.77। दूसरा बोलता है कि अगर Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में जाता है तो वैल्यू है जी -0.44। ठीक है जी। थर्ड आपसे पूछ
पूछा गया है कि अगर Fe+3 को डायरेक्ट Fe में भेजना है, Fe में रिड्यूस करना है, तो क्या वैल्यू आएगी। आपको मालूम है कि डेल्टा G जो होता है वो होता है -NFe के बराबर। आप इस इक्वेशन का यूज कीजिए। इक्वेशन 3 पे अराइव कैसे हो सकता हूं, इक्वेशन 3 पे सिंपली बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन अराइव एट इक्वेशन 3, यानी कि डेल्टा G1 नोड, अगर इसके लिए बोलूं तो डेल्टा G1 नोड किसके बराबर होगा, -N वैल्यू कितना है 1, Fe की वैल्यू कितनी है 0.77। सिमिलरली डेल्टा G2 नोड कितना होगा जी, दैट विल बी -2F -0.44। ये जो वैल्यूज आए आप उसे ऐड कर दीजिए और उसे डेल्टा G3 यानी इसके बराबर रख दीजिए। डेल्टा G3 किसके बराबर होगा, दैट विल बी -3, N की वैल्यू -3 E3 ही तो आपको कैलकुलेट करना था और कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, यानी सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ये इक्वेशन लगाइए और बाकी सारी टर्म्स को इस तरफ ले जाइए, या आप डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, दैट E3 = N1E1 + N2E2 by N3। डायरेक्ट आप ये वैल्यूज पुट कीजिए। N1 की वैल्यू आपके पास है, N2 की वैल्यू है, आपके पास E1 E2 की वैल्यू है, आपके पास E3 की वैल्यू आ जाएगी, N3 आपको मालूम है। सिंपल सा आपको वैल्यू पुट करनी थी। आंसर कितना आ रहा था जी, -0.036 वोल्ट आपका आंसर निकल करके आ रहा था। वोल्ट में ही पूछा था, वोल्ट में ही आंसर था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के फ्रॉम योर प्रीवियस जैम एग्जामिनेशन। आई होप कि आप लोगों को इनके पीछे का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। जो बच्चे नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल रहेगा सेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।